Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Uh, I am here with another lecture of our Signal and System course. In today's lecture, we will talk about some alternative forms of the Fourier series और उसके बाद कुछ हम लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज अबाउट द कोफिशिएंट्स डिटर्मिनेशन जिसमें हमने फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स डिटरमिन किए थे। उसकी एक दो एग्जांपल्स हमने उस टाइम की थी लास्ट लेक्चर में। आज मज़ीद एग्जांपल्स भी हम जो है वो करेंगे। बेसिकली ये वाला लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर इस तरह से आपस में थोड़े से रिलेटेड हैं कि कोफिशिएंट्स डिटरमिन तो हमने लास्ट लेक्चर में मालूम करना सीखे थे, लेकिन उसमें जो हम कोफिशिएंट्स डिटरमिन करने जो जिस तरह से डिटरमिन करते हैं तो बाज़ औक़ात हम वो अल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं फोरियर सीरीज़ की जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो इस वजह से एक आध एग्जांपल हम वो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो दोबारा भी कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट ऐसी ही एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द फोरियर सीरीज़ एंड फाइनली वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर विद अ मोर जनरल एग्जांपल। बाज़ सिंपल केसेस जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन के थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। बाज़ औक़ात आपके पास जो गिवन सिग्नल होता है वो इतनी सिंपल फॉर्म में होता है कि आप उसको आयलर रिलेशनशिप यूज़ करते हुए इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई its non-zero coefficients provided that के its non-zero coefficients are only a few like 2, 4, 5, 6 इतने coefficients हों तो सिंपल फॉर्म में हम उसको लिख के आयलर फॉर्म को यूज़ करते हुए वी कैन आइडेंटिफाई कि इसका A1 या A-1 या A2 या A-2 या A3 या A-3 कोफिशिएंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। लेकिन जनरल केस में जब आपके पास ए केस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो उस तरह के केस में ये सिंपल अप्रोच जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती। रादर व्हाट वी डू कि हम वो जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी कोफिशिएंट डिटरमिन करने के लिए जो जनरल इंटीग्रल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसकी हेल्प से हम एक केस जो है वो मालूम करेंगे। सो इसकी एक एग्जांपल जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इसको थोड़ा सा दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास एक्स टी की जो रिप्रेजेंटेशन है इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दैट इज गिवन लाइक दिस के गोज फ्रॉम -3 to +3 a k e raised to power j k 2 pi t. So we are assuming that our signal is periodic with fundamental period 2 pi since it is a complex exponential signal which is a combination of sine and cosine, and normally sine and cosine जो हैं वो they repeat themselves after every 2 pi. So इस signal का भी जो fundamental period है that is 2 pi, and let's suppose it has these non-zero coefficients a naught which is called the DC coefficient that is 1, a1 and a-1 are equals to 1 by 4. Similarly a2 and a-2 are equals to 1 over 2 and a3 and a-3 are equals to 1 over 3. In all cases ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास a1 और a-1 हमेशा बराबर हों। बाज़ केसेस में बराबर होंगे, बाज़ केसेस में ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये आपके पास इक्वल नहीं होंगे। जब हम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो हम स्टडी करेंगे। उन कंडीशंस के तहत बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पास a1 और a-1 जो हैं या a2 और a-2 या a3 और a-3 जो हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये आपस में इक्वल नहीं भी होंगे। सो जब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो तब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल आपके पास ये a1 और a-1 या a2 और a-2 एंड सिमिलरली a3 और a-3 जो है ये आपस में इक्वल हैं। सो इस
को हम ये जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं सिग्नल को, क्योंकि अगर आप इस जो समेशन है इसको आप ओपन करेंगे फ्रॉम -3 टू +3 तो आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी। और मतलब फॉर एग्जांपल आप k की वैल्यू जो है वो +1 सेलेक्ट करें तो आपके पास एक टर्म आएगी a1 मल्टीप्लाइड बाई e⁻−j2 पाई t। सिमिलरली आप a की वैल्यू -1 सेलेक्ट करें तो यू विल गेट a-1 e⁻j2 पाई t एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो चूंकि a1 और a-1 दोनों 1/4 की इक्वल है, सो इन टर्म्स को हमने आपस में कंबाइन कर लिया है। इसी तरह से आपके पास जो a2 और a-2 वाली टर्म्स हैं इनको भी हमने कंबाइन कर लिया है जब आपने k की वैल्यू 2 पुट की, और इसी तरह से जब k की वैल्यू 3 पुट की तो a3 और a-3 वाली टर्म को भी आपने आपस में कंबाइन कर लिया है। सो इस तरह से xt को आप लिख सकते हैं, यानी जस्ट आपने उस समेशन को ओपन किया है a k e⁻j2 पाई t को फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, एंड इन दिस केस वी वर ओनली हैविंग the coefficients which were non-zero were from a-3 to a+3। सो इस वजह से आपकी वो जो समेशन थी वो -3 से +3 तक थी, तो आपने उसको डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k के लिए ओपन कर लिया। सो वो जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास k0 के लिए a0 आएगा, k1 के लिए जो है वो a1 e⁻j2 पाई t आएगा, और k-1 के लिए a-1 e⁻j2 पाई t आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस तरह से आपने उसको ओपन किया और इस तरह की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नाउ दिस थिंग e⁻j2 पाई t प्लस e⁻j2 पाई t, according to Euler relation this is cosine of 2 pi t। Similarly this e⁻j4 pi t plus e⁻j4 pi t, this is cosine 4 pi t, and similarly e⁻j6 pi t plus e⁻j6 pi t is basically equals to 2 टाइम कोसाइन 6 पाई टी। सो आपके पास जो xt सिग्नल है वो कोसाइन की फॉर्म में इस तरह से आपके पास जो है वो लिखा जा सकता है, और इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये बेसिकली जो आपको इस स्लाइड का जो मकसद है वो ये है कि आपको इससे ये आइडिया देना है कि ये जो डिफरेंट फोरियर सीरीज कंपोनेंट्स होते हैं किस तरह से ये आपस में कंबाइन होके आपके उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन अगर आप सिर्फ जो है वो a0 को प्लॉट करें तो a0 को आपको पता है a0 की वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट वाज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास ये जस्ट एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से हाफ काज ऑफ 2 पाई टी क्या होगा, आपके पास एक कंपोनेंट इसका हाफ काज ऑफ 2 पाई टी भी था। सो हाफ काज ऑफ 2 पाई टी जो है वो आपके पास इस तरह का एक सिग्नल होगा। अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें x0 को और x1 को, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर अगर आप एक और टर्म ऐड कर दें विच इज़ x2t, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी, कोसाइन 4t भी एक कंपोनेंट था उसमें। सो कोसाइन 4t अगर आप इस पाई टी आप इसमें ऐड कर दें तो कोसाइन 4 पाई टी इज दिस। अगर आप इसको इस सिग्नल के साथ ऐड करें तो यू विल गेट दिस सिग्नल। और एक और टर्म भी थी फाइनली आपके पास 2/3 कोसाइन 6 पाई टी। सो दिस इज 2/3 कोसाइन 6 पाई टी। सो अगर आप इसको भी ऐड कर दें तो देन दैट वुड बी योर फाइनल सिग्नल। ये वो सिग्नल है, अब यू कैन सी दिस इज अ पीरियाडिक सिग्नल, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। और इस पीरियाडिक सिग्नल को हमने फोरियर सीरीज की मदद से रिप्रेजेंट किया है, और वी हैव ओनली यूज्ड 7 coefficients to represent this signal: a-3, a-2, a-1, a0, a1, a2 and a3। these 7 coefficients of Fourier series we have determined, जो हमें दिए गए थे कि ये नॉन ज़ीरो हैं, और उसकी मदद से जो आपके पास सिग्नल आ रहा है, जो सिग्नल बन रहा है, वो बेसिकली हमने उसको कोसाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, कोसाइन की टर्म में लिखा, और जब आपने इनको ऐड किया तो ये सिग्नल आपके पास उसके रिजल्ट के तौर पे आ रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट
द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। जनरली हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो हमने अपने सिग्नल एक्स टी को, जो कि एक पीरियाडिक सिग्नल है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। एक्स टी कैन बी रिटन एज ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी, वेयर के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओमेगा नॉट वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, सो ओमेगा नॉट की जगह आप 2 पाई ओवर कैपिटल टी भी पुट कर सकते हैं। सो ये फॉर्म अभी तक हमने डिस्कस की है और इसी से हमने स्टार्ट किया है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम alternative forms which can easily be obtained from this form, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस फॉर्म से हम कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं, एंड ऑफन दे आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर सम सिग्नल्स। वो डिपेंड करता है कि आपके पास सिग्नल जो है वो किस तरह का होता है, लेकिन कुछ सिग्नल्स के लिए जो है वो इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो आपके पास जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, या उनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Okay, so this is our general form a k e raised to power j k omega naught t, and in this case the summation goes from minus infinity to plus infinity. Now this summation can be written as, हम k इज इक्वल्स टू, ये जो समेशन है इस वक्त जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, इसमें हम k इज इक्वल्स टू 0 वाली जो टर्म है, अगर हम इसमें k को 0 पुट करें तो यू विल गेट a नॉट, और e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, सो यू विल गेट a नॉट फॉर k इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म को हम सेपरेटली यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाकी जो आपके पास समेशन है उसको हम 1 टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं। 1 टू इन्फिनिटी इस वजह से लिख सकते हैं या लिख लेते हैं कि आपके पास जो है वो हमने एक के बजाय दो टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी हैं। एक a के ई रेज टू पावर j के ओमेगा नॉट टी, और एक a माइनस के ई रेज टू पावर माइनस j के ओमेगा नॉट टी। मसलन अब आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट a1 ई रेज टू पावर j ओमेगा नॉट टी, और अगर इसी वैल्यू 1 के लिए यू विल गेट a माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। सो आपके पास इस k की एक वैल्यू के लिए यहाँ से दो टर्म्स आ जाएंगी, जो कि पहले इस केस में आप k को -1 पुट करते थे तो आपके पास a माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी आता था, जो अब k को 1 पुट करने से ही आ जाएगा, क्योंकि आपने इस टर्म को सेपरेटली इस समेशन के अंदर अलहदा से लिख लिया है। सो इस वजह से आपको अब समेशन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं चाहिए, बल्कि 1 से इन्फिनिटी तक भी ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर कि पहले जब आपके पास ये समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी तो आपके पास k की वैल्यू -1 -2 -3 के लिए यहाँ से एक टर्म आ रही थी, वही टर्म अब k इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 3 के केस में ही आ जाएगी, क्योंकि आपने सेपरेटली एक a माइनस के ई रेज टू पावर माइनस j के ओमेगा नॉट टी इसके अंदर लिख लिया है। सो इस वजह से अब आप इस समेशन को 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और k इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म जो है उसको आपने सेपरेटली लिख दिया है। सो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट a k star for a minus k. Basically a k star is the complex conjugate of our coefficient a k. जो हमारे पास a k coefficient है फोरियर सीरीज के, those coefficients can be complex. ये कोफिशिएंट कम्प्लेक्स हो सकते हैं, और जब ये कम्प्लेक्स हो सकते हैं तो ज़ाहिर है इनका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप फाइंड कर सकते हैं। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं, नो मैटर वेदर इट इज़ रियल और इट इज़ कम्प्लेक्स। अगर वो रियल हुआ तो उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसकी अपने ही इक्वल होगा, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल x जो है वो इक्वल्स टू 3 है तो x का कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 3। इसी तरह से अगर आप जो है वो आपके पास कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है लाइक x इज -4j, तो इसका आप कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू +4j।
और अगर उसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है लाइक 3 + 4j है, तो आप उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 - 4j. सो यू कैन टेक द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ak and under some conditions which we will discuss later जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो a - k हैं they are equals to ak conjugate. ठीक है, कुछ सिग्नल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके जो a minus k's हैं that would be equals to the complex conjugate of ak. वो कौन से सिग्नल होते हैं या किस कंडीशन के तहत होते हैं that we will discuss later on when we will discuss the properties, but let's suppose that is the case. so a minus k की जगह हम ak conjugate जो है वो इसको रिप्लेस कर देते हैं. सो इस समेशन में सो दिस कैन बी रिटन एज ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t. ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, a minus k की जगह ak कॉन्जुगेट आ जाएगा. सो ak कॉन्जुगेट e raised to power minus j k ओमेगा नॉट t. अब ये जो दो टर्म्स हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मजीद भी इसको डिस्कस करेंगे, बट इस स्लाइड में ये देख लें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t और दूसरी ये वाली टर्म ये एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. अगर आप ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू ak कॉन्जुगेट, और इस e raised to power j k ओमेगा नॉट t का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा e raised to power minus j k ओमेगा नॉट t. सो अगर इस टर्म को ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t को मैं x कहूँ तो ये उसका कॉन्जुगेट है, ये पूरी टर्म इस x का कॉन्जुगेट है. सो दिस कैन बी रिटन एज x plus x conjugate because ak conjugate e raised to power minus j k omega naught t is the complex conjugate of this term ak e raised to power j k omega naught t. so ये एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, दोनों टर्म्स जो इस समेशन के अंदर मौजूद हैं, और जब ये टर्म्स एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों तो इनको एक ख़ास फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह. ओके, सो ये जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पहले इस एग्जांपल को देखें फिर हम इस चीज़ पे आते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x विच इज़ इक्वल्स टू 5 + 4j, यानी इट हैज़ अ रियल पार्ट, इट हैज़ एन इमेजिनरी पार्ट. सो इस x का अगर मैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो इस x का कॉन्जुगेट आएगा 5 - 4j. यू नो दैट के किसी भी नंबर का जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है तो रियल पार्ट रिमेन्स एज इट इज़, लेकिन जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है. सो x conjugate will be 5 - 4j. now if I add these two numbers, if I add x and its conjugate, so what I will get ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस 4j - 4j. so x plus x conjugate will be equals to 10, 2 times basically real part of x. so x plus x conjugate is always equals to 2 times real part of x. यानी इस x का रियल पार्ट क्या था, इस x का रियल पार्ट वाज दिस नंबर 5. सो आपके पास x plus x conjugate क्या आ रहा है, x plus x conjugate आपके पास आ रहा है 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ x. तो जब आप किसी नंबर को उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो you always get 2 times real part of that complex number. सो ये तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया. अब जो प्रीवियस स्लाइड पे हमारे पास लास्ट वाली जो लास्ट लाइन थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो उस समेशन के अंदर दो टर्म्स हैं वो दोनों एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यानी एक थी ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t और दूसरी टर्म थी प्लस ak स्टार e raised to power minus j k ओमेगा नॉट t. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थी और आपस में ऐड हो रही थी तो इसका मतलब है हम उनको भी इस तरह से लिख सकते हैं 2 times रियल पार्ट ऑफ ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे हमने x plus x conjugate जब किया तो दिस इज 2 times रियल पार्ट ऑफ x. सो अगर आप ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t को x कह दें तो दूसरी टर्म जो थी वो इसका कॉन्जुगेट थी. सो दैट वाज x plus x conjugate. सो इट मीन्स दिस देन कैन बी रिटन एज 2 times रियल पार्ट ऑफ x where x is ak e raised to power j k ओमेगा नॉट t.
अच्छा, फर्दर हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए के कोफिशिएंट्स हैं, जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये कम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो आप इनको पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, a के e रेज टू पावर j थीटा के। सो व्हाट इज पोलर फॉर्म? लेट्स सपोज ये जो है पोलर फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, लेट्स सपोज x जो है वो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है विच इज 5 + 4j। सो अगर हम x को इस तरह से लिखें, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ x is known as Cartesian, then we say that x has been represented in Cartesian coordinates। लेकिन इसी x को, इसी कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हम इस x का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट और एक एंगल थीटा विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। सो देन दिस x कैन बी रिटन एज x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर j थीटा। सिमिलरली जो a केस थे हमारे पास वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स थे, तो उसको हम पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, a के e रेज टू पावर j थीटा के, वेयर दिस कैपिटल A के is equals to the magnitude of that a के। ये जो कैपिटल A के है ये a के मैग्नीट्यूड की इक्वल है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे x मैग्नीट्यूड है, और थीटा के जो है दैट इज दिस थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। चूंकि ये एक कोफिशिएंट नहीं है, ये केज कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट्स हैं, तो इस वजह से हमने जो है वो इसके साथ थीटा के लिखा है। मसलन a1 जो होगा आपके पास, के को 1 पुट करें, दैट विल बी इक्वल्स टू a1 e रेज टू पावर j थीटा 1। सिमिलरली a2 विल बी a2 कैपिटल A2 e रेज टू पावर j थीटा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये के कोफिशिएंट है, लेकिन इनको पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। सो नाउ इफ हम इस इक्वेशन में a के की जगह ये वाला इनकी जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है ए के को इस तरह की फॉर्म में लिखें, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स रियल, ये तो वही है 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी इन टू ई रेज टू पावर जे थीटा के। सो ये प्लस टर्म के साथ एक थीटा के भी आ जाएगा। सो पोलर फॉर्म जो है वो अगर आपके पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पोलर फॉर्म में लिखे जाएं, तो आपके पास जो एक्स टी बनेगा वो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस 2 टाइम रियल ऑफ ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के। ठीक है, सो ये आपके पास एक अल्टरनेट फॉर्म है जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ये याद रखें कि इसका ये जो क्वांटिटी है ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के, इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के। अगर आप आयलर रिलेशनशिप को यूज़ करें तो ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के विल बी इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के प्लस जे साइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के। सो इसमें से रियल पार्ट क्या होगा, कोसाइन वाली टर्म, क्योंकि साइन वाली टर्म के साथ तो जे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट इज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है कोसाइन वाली टर्म। सो हम यानी इसके रियल पार्ट को, इस सारी क्वांटिटी का जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के। सो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए नॉट प्लस इस 2 को आप समेशन से बाहर लिख लें, ए के कोसाइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के इज इक्वल्स टू कोसाइन। सो ये जो फॉर्म है ये एक अल्टरनेट फॉर्म है फोरियर सीरीज की। अब आपके पास 2 फॉर्म्स आ गई हैं, अभी हम एक तीसरी फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। पहली फॉर्म वो थी जो जब आप एक्स टी को लिखते हैं ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ठीक है, सो सिंपल कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। सो वो पहली फॉर्म थी। दूसरी फॉर्म आपके पास ये आ गई कि एक्स टी इज ए नॉट प्लस 2 टाइम ए के कोसाइन के ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के। सो दैट इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब यहाँ पे आप जो है वो इसको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में नहीं लिख रहे, बल्कि कोसाइन की फॉर्म में, साइनोसाइडल सिग्नल की फॉर्म में आप फोरियर सीरीज को लिख रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको ये ए के चाहिए,
ठीक है, और थीटा के चाहिए। और ए के और थीटा के कहाँ से आपको मिल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट आप ए के मालूम करते हैं, ये कोफिशिएंट उसी तरीके से मालूम करेंगे जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और आज भी हम एक एग्जांपल करेंगे ये ए के मालूम करने की। लेकिन ये ए के उसी तरह से मालूम करेंगे इंटीग्रल जो है वो उसको सॉल्व करके। वंस ऑल ए केज आर डिटरमिन्ड, हम तमाम ए केज जब फाइंड कर लेते हैं तो ज़ाहिर है वो अगर कम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं तो हम उनके लिए ये कैपिटल ए के भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और आप उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। सो यू कैन ईजिली फाइंड दोज टू क्वांटिटीज़, और वंस यू हैव ए के और एंड थीटा के तो बाकी इसमें क्वांटिटीज़ जो हैं वो नोन है। ओमेगा नॉट आपको पता है दैट इज़ 2π/t। के जो है वो इस समेशन का रनिंग वेरिएबल है, सो के की आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। मसलन के को 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट a1 कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस थीटा 1। नाउ यू नो कैपिटल A1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, तो आपके पास आप इसमें पुट कर सकते हैं। इसी तरह से के को 2 पुट करेंगे तो a2 कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस थीटा 2। नाउ यू नो थीटा 2, यू नो कैपिटल A2, सो वैल्यूज़ आप पुट करके जो है वो इस तरह से एक अल्टरनेट फॉर्म आ गई आपके पास फोरियर सीरीज़ की। Yet another alternate form of the Fourier series is कि हमारे पास ये जो a के कोफिशिएंट्स हैं, ज़ाहिर है ये कम्प्लेक्स जनरली होते हैं, तो पिछली स्लाइड में हमने इनको पोलर फॉर्म में लिखा था, लाइक a के e⁻j थीटा के। इन्हीं कोफिशिएंट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक b के प्लस j(c)k। ये वो वाली फॉर्म है जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। जैसे x जो है वो आप लिखते हैं 5 + 4 + 5j, तो ये वो वाली फॉर्म है, यानी रियल पार्ट प्लस कम्प्लेक्स पार्ट। तो अगर आप ए के को इस तरह की फॉर्म में लिखें तो देन यू कैन राइट दिस इज द सेम इक्वेशन विच यू हैव ऑलरेडी सीन, a0 प्लस k गोज फ्रॉम 1 to infinity 2 times रियल ऑफ a के e⁻j ओमेगा नॉट t। अब हम a के की जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर देंगे b के प्लस j(c)k। सो वी कैन राइट रियल ऑफ दिस थिंग bk plus j(c)k which is basically equals to ak, and e⁻j ओमेगा नॉट t क्या चीज़ है, कोसाइन k ओमेगा नॉट t प्लस j साइन k ओमेगा नॉट t अकॉर्डिंग टू द आयलर रिलेशन। अब ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये b के जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक टर्म आएगी b के कोसाइन ऑफ k ओमेगा नॉट t। प्लीज़ रिमेंबर कि इसके में कोई j नहीं आ रहा, सो दैट इज़ रियल पार्ट। सो ये आपके पास इसमें इस नीचे वाली इक्वेशन में अपीयर हो रहा है b के कोसाइन k ओमेगा नॉट t। जब आप b के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट something which is being multiplied with j, because you will get b के j sin k ओमेगा नॉट t। तो ये तो रियल में नहीं आएगा, ये तो इसका रियल पार्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ j आ रहा है। सिमिलरली जब आप j c k को कोसाइन k ओमेगा नॉट t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग अ j, विच मीन्स कि ये भी रियल क्वांटिटी तो नहीं है क्योंकि इसके साथ j आ रहा है। और लास्ट वाली टर्म जब आप j c k को j sin k ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट j स्क्वायर, j square is -1, so you will get minus ck sin k ओमेगा नॉट t। now this is real क्योंकि इसके साथ j नहीं आ रहा, so इस वजह से b के कोसाइन k ओमेगा नॉट t जो फर्स्ट आपने b के को इससे मल्टीप्लाई किया था तो आपको मिली थी, एक ये रियल है और एक लास्ट वाली टर्म रियल है। जब आप j c k को j साइन k ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट c k साइन k ओमेगा नॉट t, सो ये भी रियल है। तो ये आपके पास एक और फॉर्म आ गई फोरियर सीरीज़ की। इस डिफरेंट फॉर्म सिर्फ इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि समटाइम्स जो है वो आप अपने कोफिशिएंट्स को ए केस को जो है वो पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, समटाइम्स उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो आपके पास डिफरेंट जो है वो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं फोरियर सीरीज़ की। बट अगेन इट्स वेरी इजी, ए केज आप उसी तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड वंस यू गेट दैट, वंस यू गेट दोज ए केज जो कि आपके पास
फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास आ गए, तो आप उसको रियल पार्ट प्लस सम इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि कम्प्लेक्स होते हैं नॉर्मली, तो उस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वंस यू नो कि इसका रियल पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो जस्ट रियल पार्ट को कोसाइन के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दें, और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो साइन जो उसका सी के है उसको साइन के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो you can get an other form of Fourier series in which our A k's are represented in rectangular form, or expressed in rectangular form instead of polar form. So these were two alternative forms of Fourier series which we have to discuss, और now we will discuss general example जिसमें हम Fourier series coefficients जो हैं वो मालूम करेंगे, और थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल्स की थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर तो हमारे पास जो सिग्नल है वो सिंपलर फॉर्म में है, तो उसको यूजिंग आयलर रिलेशन इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि उसमें आप जो है वो उसके कोफिशिएंट्स जस्ट बाय इंस्पेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हेयर वी आर गिवन अ सिग्नल एक्स टी जो कि 1 है from minus some capital T1 to plus capital T1 and otherwise it is 0. So this is a periodic signal. ये एक rectangular pulse है जो अपने आप को repeat कर रही है, इसका जो time period है ये T है, so ये value आपके पास यहाँ पे ये 0 है, then it is going to repeat itself at capital T, then at 2T, then at 3T, similarly at minus T, minus 2T, minus 3T. So after every capital T this signal is going to repeat itself. So this is a periodic signal. So इस periodic signal के हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम करने हैं। So इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, अब इस तरह के सिग्नल के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो हैं वो आप बाय इंस्पेक्शन मालूम नहीं कर सकते, ना तो ये इसको आप इस तरह की फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग आयलर रिलेशन के, जहाँ पे आप a1 a-1 a2 a-2 a0 इनको आइडेंटिफाई कर सकें। सो हेयर वी हैव टू यूज दैट जनरलाइज्ड इंटीग्रल फॉर्म to determine the Fourier series coefficients जो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास DC कोफिशिएंट होता है A0, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल इन वन इंटरवल। ठीक है, तो इसका इंटरवल आप कोई भी ले सकते हैं, माइनस फॉर एग्जांपल T/2 से लेके प्लस T/2 तक ले सकते हैं, ये एक इंटरवल है, या आप 0 से कैपिटल T भी ले सकते हैं, ये भी एक इंटरवल है। सो जो भी इंटरवल आपको सूट करता हो, लेकिन किसी भी एक इंटरवल में इस सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट करें, सिग्नल को बगैर इस सिग्नल को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किए बगैर अगर आप एक पीरियड के अंदर इस सिग्नल को इंटीग्रेट करें, तो जो भी वैल्यू इसकी आपके पास आएगी वो इसका कोफिशिएंट A0 कहलाता है, जिसको DC कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सपोज हम इस माइनस T/2 पॉइंट से लेके प्लस T/2 पॉइंट तक जो है वो ये इसका एक पीरियड है। सो इस सिग्नल को एक पीरियड के ऊपर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो इंटीग्रल आप लिख सकते हैं माइनस T/2 से प्लस T/2 तक, बट प्लीज़ रिमेंबर कि माइनस T/2 से लेके इस पॉइंट तक ये चीज़ 0 है, इस सिग्नल की वैल्यू 0 है। सो इस रीजन में सिग्नल को इंटीग्रेट करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, बिकॉज सिग्नल इज ऑलरेडी 0 इन दिस रीजन। सिमिलरली कैपिटल T1 से लेके T/2 तक अगेन सिग्नल जो है वो 0 है। सो इस रीजन में भी इसको इंटीग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ जो रीजन हमारे इंटरेस्ट का है वो माइनस T1 से लेके प्लस T1 तक है, क्योंकि इस रीजन में माइनस T1 से प्लस T1 तक हमारे पास सिग्नल की वैल्यू 1 है। सो वी आर ओनली गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस T1 टू प्लस T1, क्योंकि माइनस T/2 से लेके माइनस T1 तक सिग्नल 0 है। सो इससे इंटीग्रेट करने का कोई एडवांटेज नहीं है। सिमिलरली T1 से कैपिटल T/2 तक अगेन इट इज़ 0, सो अगेन देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ
doing this. So only we are interested to integrate this signal from minus t1 to plus t1, और minus t1 से plus t1 तक इस सिग्नल की वैल्यू 1 है. सो 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल सिंपली बी इक्वल्स टू dt, जिसका आंसर t आ जाएगा. और जब आप लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 times t1 divided by capital T. So this is the DC coefficient of this signal, और इस कोफिशिएंट को हम ए नाट कहते हैं. और ए नाट कैसे फाइंड करते हैं? ए नाट फाइंड करते हैं आप सिग्नल को इंटीग्रेट करके ओवर वन कंप्लीट पीरियड. वो पीरियड कोई भी हो सकता है, माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू भी हो सकता है, ज़ीरो से लेके कैपिटल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी से लेके कैपिटल 2t भी हो सकता है. किसी भी एक पीरियड के ऊपर आप सिग्नल को इंटीग्रेट करें और जो भी आपके पास उसके रिजल्ट के तौर पे वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड द डीसी कोफिशिएंट. नाउ ए केस, अब ए नाट तो हम सिर्फ सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं ओवर वन कंप्लीट पीरियड. ए केस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो भी गिवन सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से, और फिर उसको एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे. सो अगेन आपके पास कंप्लीट पीरियड जो है वो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक है, लेकिन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक भी आपके पास जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो माइनस टी वन से प्लस टी वन है, क्योंकि बाकी जगहों पे सिग्नल जीरो है. तो इस माइनस टी वन से प्लस टी वन तक आपके पास एक्स ऑफ टी वन है, तो वन को ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट करें. सो दिस इज जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी. सो ये आ जाएगी इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट माइनस वन अपॉन जे के ओमेगा नॉट टी ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी विद इन दीज लिमिट्स माइनस टी वन टू प्लस टी वन. जब आप ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी वन डिवाइड बाई टू जे. नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन के ओमेगा नॉट टी. दिस थिंग ये जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू साइन के ओमेगा नॉट टी. तो इसका मतलब है दिस विल बी टू साइन के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई के ओमेगा नॉट टी. दिस इज योर ए के फॉर के नॉट इक्वल्स टू जीरो. और फॉर के इज इक्वल्स टू जीरो जो ए नॉट हमारे पास आ रहा था वो हम प्रीवियस स्लाइड में मालूम कर चुके हैं, दैट इज 2t1 ओवर कैपिटल टी. ओके, सो इसी केस में इसको थोड़ा सा हम अब इसमें इसी केस को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास कैपिटल टी है, दैट इज इक्वल्स टू 4t1. then our omega naught into t1 will be equals to pi by 2. so this a case will become sin k pi by 2 divided by k pi. ठीक है, सो हमारा जो ए केस हैं वो ये बन जाएंगे बिकॉज अवर ए केस वर साइन के ओमेगा नॉट टी वन. सो ओमेगा नॉट टी वन इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 4t1. तो ओमेगा नॉट बेसिकली हमारे पास जो है वो आपको पता है कि जो है 2 पाई ओवर टी की इक्वल होता है. सो 2 पाई ओवर टी और इसके बाद फिर t1 की वैल्यू पुट कर दें तो दिस विल बिकम पाई बाय 2. सो अवर ए केस आर साइन पाई के बाय 2 डिवाइडेड बाय के पाई फॉर के नॉट इक्वल्स टू 0. सिमिलरली जो हमने ए नॉट मालूम किया था, ए नॉट जो है वो उसकी वैल्यू 1 बाय 2 आ जाएगी, क्योंकि दैट वाज इक्वल्स टू 2t1 ओवर कैपिटल टी आई थिंक. सो जो अब 2t1 ओवर 4t1 आप पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2. ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ए नॉट वाज 2t1 ओवर कैपिटल टी एंड टी कैपिटल टी इज 4t1. सो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ए नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2. अच्छा, अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये नोट करनी है. नोट करने की जो चीज़ है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं k की वैल्यू 2 पुट करूं तो व्हाट आई विल गेट a2 विल बी इक्वल्स टू साइन पाई. ठीक है, k की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 बाय 2. सो दिस विल बी साइन पाई. नाउ व्हाट इज साइन पाई? साइन पाई इज 0. सो इट मीन्स कि माई a2 विल बी इक्वल्स टू
0। इसी तरह से अगर मैं k की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो आई विल गेट साइन पाई, बेसिकली आई विल गेट साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई के केस में क्या होगा, साइन 2 पाई इज अगेन 0, सो माई a4 इज आल्सो 0। इसी तरह से k की मैं कोई भी इवन वैल्यू चूज करूँ तो मेरे पास ये कोफिशिएंट हमेशा 0 आएंगे। सो ऑल ऑफ माई इवन AKs for this particular signal are equals to 0. And what about the odd? अगर मैं k को 1 पुट करूं, this will be sin pi by 2 which is 1. अगर मैं k को 3 पुट करूं तो sin 3 pi by 2 which is -1. So ये अल्टरनेटिंग वैल्यूज हैं, यानी एक +1 वैल्यू होगी k इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो k इज इक्वल्स टू 3 के लिए -1 होगी। फिर नेक्स्ट आड वैल्यूज के लिए k इज इक्वल्स टू 5 के लिए दोबारा से वो 1 होगा, और फिर k इज इक्वल्स टू 7 के लिए -1 होगी। सो फॉर सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आड k this sin pi k by 2 will alternate between +-1। कभी इसकी वैल्यू +1 होगी, कभी इसकी वैल्यू -1 होगी। जैसे k इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 है, +1 है, और k इज इक्वल्स टू 3 के लिए -1 है। फिर k इज इक्वल्स टू 5 के लिए +1 होगी, k इज इक्वल्स टू 7 के लिए -1 होगी। तो आड के लिए इस तरह से होगा, और इवन के लिए तमाम इवन ए केस जो हैं वो 0 हैं, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन वैल्यू ले लें तो यहाँ से आपके पास या जो है वो साइन पाई आता है, या साइन 2 पाई आता है, या साइन 4 पाई आता है। जिन तमाम वैल्यूज़ पे आपके पास साइन जो है वो 0 होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें ये है कि A0, ठीक है, वो जो है वो ज़ाहिर है डीसी कोफिशिएंट है, वो इस केस में नॉन ज़ीरो है, लेकिन उसके अलावा तमाम ए केस जो 0 के अलावा, k की वैल्यू 0 के अलावा जितने भी आपके पास ए केस हैं फॉर इवन के, दे आर इक्वल्स टू 0, और आड जो हैं वो दे विल अल्टरनेट बिटवीन +-, ठीक है। सो ये नेक्स्ट में हम अब ये आपके पास a1 और a-1 की वैल्यू 1/पाई आ रही है। सिमिलरली a3 और a-3 -1/3 पाई आ रही है। a5 और a-5 जो है वो आपके पास 1/5 पाई आ रहा है। सो 0 पे ये वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 है। दिस इज a0, दिस इज a1 एंड a-1, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दोनों सेम है 1/पाई। इसी तरह से a3 और a-3, एंड नाउ यू कैन सी कि ये इनका एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास k की एक आड वैल्यू के लिए ये इसका एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट के लिए नेगेटिव है, नेक्स्ट के लिए फिर पॉजिटिव है तो उससे नेक्स्ट के लिए नेगेटिव है। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फॉर आड वैल्यूज ऑफ k, और इवन वैल्यूज ऑफ k all of them are equals to 0। a2 0 है, a4 0 है, a6 0 है, a8 0 है, a10 0 है, and so on so forth, and similarly a-2, a-4, a-6, a-8। so जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज की, मे बी आफ्टर 1 or 2 more lectures, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सिग्नल होंगे जिनके फॉर एग्जांपल इवन कोफिशिएंट्स हमारे पास जो है वो 0 होंगे, कौन से होंगे जिनके आड कोफिशिएंट 0 होंगे। बट फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल इट्स ऑल इवन कोफिशिएंट्स आर इक्वल्स टू 0 and it's all odd coefficients are non-zero, however they alternate in sign। so एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, इस तरह से ये आपके पास। तो दिस वाज अ जनरल एग्जांपल जिसमें हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड किए हैं किसी भी सिग्नल के, और ये जो हमने फाइंड किए हैं, अब इस केस में हमने वो जनरल इंटीग्रल यूज़ किया है, हमने जो है वो कोई आयलर रिलेशन से या बाय इंस्पेक्शन फाइंड नहीं किया। सो नॉर्मली हम इसी मेथड से फाइंड करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज डिस्कस की, और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की जिनमें हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हैं वो किस तरह डिटरमिन किए जाते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ फोरियर सीरीज की, मतलब कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हर पीरियाडिक सिग्नल को हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो क्या कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई होती हैं सिग्नल्स पे, और अगर वो सिग्नल्स उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या तभी उनको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हर किस्म के पीरियाडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।